दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। लखनऊ के कृष्णा नगर में बदमाशों ने एक महिला का शव राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के पास टुकड़े करके अलग अलग स्थानों पर फेंक गए थे। उसके भाई ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने सोशल मीडिया पर शिनाख्त की अपील की थी। लगातार किए जा रहे प्रयास के बाद आखिरकार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस टीम को अहम सुराग हाथ लगे और जिसके बाद पता चला कि महिला न्यू कांसी राम कॉलोनी में किराए के मकान पर पति के साथ रहती थी। क्यों हुई थी महिला की हत्या और किसने की थी उस महिला की हत्या, आइए जानते हैं पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय देश भर में प्रसिद्ध है। थाना कृष्णा नगर क्षेत्र में आने वाले इस विश्वविद्यालय की पार्किंग बाउंड्री वॉल के बाहर है। 23 मार्च 2019 को जब मॉर्निंग वॉक पर निकले कुछ लोग उधर से गुजरे तो उनकी निगाह फुटपाथ पर पड़े एक बड़े से बैग पर चली गई। सामान्य रूप से लोगों ने समझा कि या तो कोई अपना बैग वहां पर रखकर भूल गया है या फिर मॉर्निंग वॉक पर आए किसी व्यक्ति ने उसे वहां पर रख दिया है जो वापस लौटते वक्त वहां से ले लेगा। हालांकि बैग का बड़ा साइज इन संभावनाओं को नकार रहा था, लेकिन लोगों को यह सोच तब बदल गई जब लौटते समय भी उन्होंने बैग को वहीं पर पड़े देखा। बैग में विस्फोटक रखे होने की आशंका के चलते किसी ने भी उसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। इससे बेहतर यही था कि पुलिस को बुला लिया जाए और ऐसा ही किया भी गया। सूचना मिलते ही थाना कृष्णा नगर के थाना प्रभारी दिनेश मिश्रा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बैग खोला तो उनके होश उड़ गए। बैग में 30-40 साल की किसी महिला का सिर, दोनों पैर और दोनों हाथ थे। बैग में 521 प्रीमियम राइस की 25 किलो की बोरी और बेबी क्लब का बैग निकले। चावल की बोरी में महिला के पैर और सिर थे, जबकि बेबी क्लब के बैग में दोनों हाथ रखे हुए थे। मृतका ने सोने की अंगूठी पहन रखी थी और एक हाथ पर टैटू भी गुदा हुआ था। हाल फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि उस महिला के धड़ को कहां और कैसे खोजा जाए। पुलिस क्राइम ब्रांच की टीमों ने धड़ की खोजने की कोशिश की और इसके लिए डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एसएसपी कलानिधि नैथानी और सीओ लाल प्रताप सिंह भी वहां पहुंच गए। उन्होंने भी लाश के टुकड़ों और उस जगह को अपने नज़रिए से देखना समझा। प्रथम संभावना में उस महिला को घरेलू हिंसा की शिकार माना गया। अंततः यह तय हुआ कि बरामद अंगों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए और जितनी भी संभावनाएं हों सभी की सिलसिलेवार जांच की जाए। पुलिस ने केस दर्ज करके आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली और साथ ही जो भी तरीके हो सकते थे पुलिस ने उन तरीकों से भी महिला की पहचान कराने की कोशिश की और साथ ही धड़ की खोजबीन भी जारी रखी। जिस जगह पर बैग रखा मिला था उसके आसपास की छानबीन में पुलिस को लाल स्याही से हाथ से लिखे एक पत्र के दर्जनों टुकड़े भी मिले, जिन्हें समेटकर सावधानी से रख लिया गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि अल सुबह 4 बजे जब वह मॉर्निंग वॉक पर जा रहा था तो उसने एक व्यक्ति को पीठ पर बोरा लाद कर जाते देखा था और इतना ही नहीं, उसने फुटपाथ पर बोरा भी उसके सामने ही रखा था। पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई तो उनमें से एक फुटेज में एक व्यक्ति को पीठ पर बैग पर लाद कर ले जाते हुए देखा गया, लेकिन बैग ले जा रहे व्यक्ति का चेहरा साफ नहीं था और इसलिए उसे पहचानना संभव नहीं हो पा रहा था। महिला की पहचान के लिए कोई रास्ता ना निकलता देख पुलिस ने महिला के हाथ में पहनी अंगूठी, हाथ पर बने टैटू, लाश वाला बैग, उसके अंदर मिली चावल की बोरी और बेबी क्लब का बैग
वगैरह चीज़ों का कोलाज बनाकर जारी किया। साथ ही घोषणा की कि उस महिला की पहचान करने या उसके बारे में सूचना देने वाले को 25,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। 25 मार्च रविवार की सुबह बीबी खेड़ा निवासी महिला कीर्ति सिंह जब दूध लेकर लौट रही थी तो उसने न्यू कांसीराम कॉलोनी के पास स्थित हैमिल्टन स्कूल के पीछे से गुजरते समय तेज़ बदबू महसूस की। उसने देखा तो पॉलीथीन में कुछ लिपटा नजर आया। कीर्ति सिंह ने घर जाकर यह बात अपने पति अमरेंद्र सिंह को बताई। अमरेंद्र सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करके इस बात की सूचना दे दी। पुलिस कंट्रोल रूम ने यह सूचना थाना पारा को दे दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर देखा तो पॉलीथीन में लिपटा उसी महिला का धड़ मिला, जिसका सिर और हाथ पांव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के बाहर पार्किंग में पड़े थैले में रखे मिले थे। हत्यारे ने महिला के धड़ को लाल काले रंग की दरी में लपेटकर प्लास्टिक की बोरी में डाला ताकि खून न बहे। एसपी पूर्व सुरेश चंद्र रावत सहित क्राइम ब्रांच, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचे। थाना पारा और थाना कृष्णा नगर की पुलिस तो वहां पहले से ही थी। कृष्णा नगर थाना क्षेत्र, जहां महिला का सिर और पैर मिले थे, वहां से थाना पारा का वह इलाका जहां धड़ मिला था के बीच 6 किलोमीटर की दूरी थी। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्यारे ने कृष्णा नगर या पारा के आसपास किसी घर में महिला की हत्या की होगी और लाश के टुकड़ों को 2 जगहों पर इसलिए फेंका होगा कि पुलिस असमंजस में पड़ जाए कि हत्या कृष्णा नगर क्षेत्र में हुई या पारा क्षेत्र में हुई। यह सब उसने पुलिस से बचने के लिए किया होगा। पुलिस का यह भी अनुमान था कि हत्यारा कोई एक ही व्यक्ति रहा होगा। प्राथमिक कार्यवाही के बाद पुलिस ने धड़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। धड़ और अन्य अंग एक ही महिला के हैं, इसका पता लगाने के लिए डीएनए कराने को लिखा गया। घटना का खुलासा जल्दी हो और इसके लिए एसएसपी कलानिधि नैथानी ने एसपी पूर्वी सुरेश चंद्र रावत के नेतृत्व में सीओ क्राइम, सीओ कृष्णा नगर और डीसीआरबी प्रभारी को खुलासे की जिम्मेदारी सौंपते हुए 3 पुलिस टीमों का गठन किया। इन टीमों ने उसी दिन यानी 24 मार्च की शाम तक 20 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों ने लखनऊ जोन के सभी जिलों के थानों में दर्ज महिलाओं की गुमशुदगी और अपहरण के मुकदमों की जानकारी मांगी। गहन छानबीन के मद्देनज़र बीट के 100 सिपाहियों को घूम घूम कर महिला की पहचान कराने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में भेजा गया। महिला से संबंधित जानकारी पुलिस को देने के लिए जगह जगह पर पोस्टर भी लगवाए गए। पारा क्षेत्र में रहने वाले बाबूलाल कन्नौजिया ने 25 मार्च को थाना पारा में गुमशुदगी दर्ज कराई कि उसका भाई सुनील कन्नौजिया 2 हफ्ते से लापता है। बाबूलाल कन्नौजिया ने यह भी बताया कि सुनील कन्नौजिया पिछले 4-5 महीनों से अपनी पत्नी भारती पांडे के साथ हसखेड़ा न्यू कांसीराम कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था। सुनील कन्नौजिया की कोई जानकारी न मिलने पर उसके भाई बाबूलाल ने थाना चौकी के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। इस मामले की जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर ने सुनील के फोटो लगाकर पोस्टर छपवाकर विभिन्न जगहों पर लगवाने को कहा, लेकिन बाबूलाल कन्नौजिया के पास सुनील कन्नौजिया का कोई फोटो नहीं था। अंततः सुनील के गुम होने के 11वें दिन यानी 4 अप्रैल को फोटो की तलाश में जांच अधिकारी बाबूलाल कन्नौजिया के साथ सुनील कन्नौजिया के कमरे पर पहुंचे। ताला तोड़ने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। ताला तोड़कर कमरे के अंदर छानबीन की गई तो यह रहस्य सामने आया कि सुनील की पत्नी भारती पांडे भी लापता है। पुलिस ने कमरे से मिले सुनील कन्नौजिया और भारती पांडे के सामूहिक फोटो और कृष्णा नगर क्षेत्र में मिली लाश के अंगों के फोटो आस पड़ोस के लोगों को दिखाए तो कई लोगों ने सोने की अंगूठी, टैटू से चेहरा पहचान लिया। ये चीज़ें भारती पांडे की ही थीं। पुलिस ने कमरे को खंगाला तो टंकी के पाइप में रखे युवक के गीले कपड़ों पर खून के धब्बे नजर आए। इसके साथ ही यह बात भी साफ हो गई कि जिस महिला का धड़, सिर और अन्य अंग मिले थे उसकी हत्या इसी कमरे में की गई थी, यानी वह भारती पांडे ही थी। पुलिस ने मकान मालिक दिलीप कुमार को बुलाकर इस मामले में पूछताछ की। उसने बताया कि भारती पांडे नाम की महिला ने 5 महीने पहले 1800 रुपये महीने पर
उनके मकान का कमरा किराए पर लिया था। उसने आईडी की प्रति देते हुए बताया था कि वह नाका क्षेत्र की एक कंपनी में काम करती है। आईडी में भारती पांडे के पति का नाम राम गोपाल पांडे और नाका के होली ग्राम स्कूल आर्य नगर का पता दर्ज था। इस पर पुलिस ने नाका क्षेत्र में राम गोपाल की तलाश शुरू की। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता का मूल निवासी भारती पांडे 12 साल पहले अपने बेटे राजकुमार पांडे के साथ लखनऊ आई थी। उसने राम गोपाल पांडे से दूसरी शादी की थी और बाद में उसने राम गोपाल पांडे को छोड़कर सुनील कन्नौजिया से शादी कर ली थी। सुनील कन्नौजिया से भारती पांडे को कोई बच्चा नहीं था। भारती पांडे ने पहली शादी कोलकाता में और दूसरी गोंडा के कर्नलगंज निवासी राम गोपाल पांडे, जो होलीग्राम स्कूल का रिक्शा चालक था, से की थी। राम गोपाल पांडे ने भारती पांडे के बेटे राजकुमार पांडे को अपना लिया था। तीनों लोग निवास खेड़ा में रहने लगे थे। भारती पांडे इलाके की एक चाउमीन फैक्ट्री में काम करने लगी और घर के खर्चे में हाथ बटाने लगी। इस बीच उसने 2 बेटियों चांदनी और लक्ष्मी को जन्म दिया। शव की शिनाख्त के लिए पुलिस की एक टीम भारती पांडे के दूसरे पति राम गोपाल पांडे की तलाश में गोंडा भेजी गई। पुलिस राम गोपाल पांडे व उसकी एक बेटी को लखनऊ लेकर आई। राम गोपाल पांडे ने बैग में मिले शरीर के टुकड़ों की पहचान अपनी पूर्व पत्नी भारती पांडे के रूप में की। राम गोपाल पांडे ने पुलिस को जानकारी दी कि भारती पांडे के पहले पति का बेटा राजकुमार पांडे पश्चिम बंगाल में अपनी ननिहाल में रहता है। कोलकाता से आई भारती पांडे 8 साल राम गोपाल पांडे की पत्नी बनकर उसके साथ रही थी। इसके बाद उसके संबंध सुनील कन्नौजिया से हो गए। भारती पांडे का हाथ थामने से पहले सुनील कन्नौजिया ने अपनी पहली पत्नी से नाता तोड़ लिया था। बाबूलाल कन्नौजिया व अन्य लोगों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि सुनील कन्नौजिया की पहली पत्नी इंदिरा नगर इलाके में रहती है। भारती पांडे की हत्या के बाद सुनील कन्नौजिया की पहली पत्नी के पास लौट जाने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने जांच की, लेकिन सुनील वहां नहीं मिला। छानबीन में पता चला कि चाउमीन फैक्ट्री में काम करने के दौरान दिलफेक भारती पांडे की आंखें फ्रेमिंग का काम करने वाले सुनील कन्नौजिया से लड़ गई थी। सुनील कन्नौजिया एल्यूमिनियम की फ्रेम तैयार करने वाली जिस दुकान में काम करता था, वह चाउमीन फैक्ट्री के सामने थी। जब भी भारती पांडे फैक्ट्री से निकलती थी, उसकी नज़र दुकान पर काम करते सुनील कन्नौजिया पर टिक जाती। जब कभी नज़रें मिल जाती तो दोनों मुस्कुरा देते। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा और इस बीच दोनों के बीच बातचीत होने लगी और फिर दोस्ती हो गई। कोलकाता से आए बेटे और राम गोपाल पांडे से पैदा अपनी दोनों बेटियों को छोड़कर भारती पांडे ने 3.5 साल पहले सुनील कन्नौजिया का हाथ थाम लिया। राम गोपाल पांडे ने दोनों बच्चियों की देखरेख के लिए भारती पांडे को काफ़ी समझाया, लेकिन उसके सिर पर चढ़े इश्क के भूत के आगे उसे हार माननी पड़ी। भारती पांडे को समझाने का कोई नतीजा ना निकलने पर वह तीनों बच्चों को लेकर गोंडा स्थित अपने घर चला गया। भारती पांडे करीब 2.5 साल तक सुनील कन्नौजिया के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही। पिछले साल दोनों ने राजाजीपुरम की महिला शक्ति कल्याण समिति द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शादी भी कर ली थी। पुलिस ने भारती पांडे व सुनील कन्नौजिया की शादी कराने वाली संस्था की अध्यक्ष रजनी यादव व कॉलोनी में रहने वाले भारती पांडे के पड़ोसियों से पूछताछ की। पता चला कि भारती पांडे का फिर किसी से अफेयर हो गया था और वह अक्सर फ़ोन पर बातचीत करती रहती थी, जिसे लेकर उसका पति सुनील कन्नौजिया उस पर शक करता था। वह उसे फ़ोन पर बात करने से मना करता था, लेकिन भारती पांडे इस पर कोई असर नहीं दिखाती थी। इसी बात को लेकर दोनों में आए दिन झगड़ा होने लगा। इस पर भारती पांडे ने पति को छोड़कर दिलीप कुमार के मकान में किराए का अलग कमरा ले लिया। कई दिन तक भारती पांडे के न मिलने पर सुनील कन्नौजिया उसकी तलाश करता रहा और आखिरकार किसी तरह से उसके कमरे तक पहुंच गया। सुनील कन्नौजिया ने उससे पूछा कि वह उसे अकेला छोड़कर बिना बताए क्यों चली आई। इस बात को लेकर उसने भारती पांडे को डांटा फटकारा, जिसे लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। हालांकि बाद में वह भारती पांडे के पास ही रहने लगा। हालांकि कमरा लेते वक्त भारती पांडे ने मकान मालिक को बताया था
कि उसका पति बाहर काम करता है और वह यहाँ पर अकेली रहेगी। पुलिस ने भारती पांडे के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालने के बाद सुनील कनौजिया के भाई बाबूलाल कनौजिया से गहराई से पूछताछ की। सुनील कनौजिया अपने भाई बाबूलाल कनौजिया की दुकान पर ही काम करता था। पुलिस ने उसी दुकान के शीशा कटिंग व फ्रेमिंग के कारीगर प्रेम प्रकाश व नरेंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की। ये दोनों भारती पांडे से परिचित भी थे। पड़ताल में जुटे पुलिस अफसरों का मानना था कि तीसरा पति सुनील कनौजिया भारती पांडे की अन्य लोगों से नज़दीकी से नाराज था और इसीलिए उसने उसकी हत्या की होगी। हत्या में अन्य लोगों के शामिल होने की भी पुलिस गहनता से जांच में लगी हुई थी। पुलिस ने आशंका व्यक्त की कि फ्रेमिंग के लिए एल्यूमीनियम काटने वाली आरी से भारती पांडे के शव के टुकड़े किए गए थे। पुलिस का मानना था कि फ़ोन पर बातचीत को लेकर हुए विवाद के बाद 23 मार्च की रात में सुनील कनौजिया ने भारती पांडे की गला दबाकर हत्या की होगी और इसके बाद आरी से उसके टुकड़े किए होंगे और बाद में उन टुकड़ों को 2 अलग अलग जगहों पर फेंककर फरार हो गया होगा। जांच के दौरान यह भी पता चला कि भारती पांडे का मोबाइल 22 मार्च को बंद हो गया था। सुनील कनौजिया के बड़े भाई बाबूलाल कनौजिया ने पुलिस को बताया कि सुनील कनौजिया 24 मार्च की रात में उसके घर आया था। इस दौरान उसने खाना भी खाया था। भतीजी ने जब सुनील कनौजिया से पूछा कि चाचा चाची को साथ क्यों नहीं लाए, तो सुनील ने कहा तुम्हारी चाची अपने मायके गई हुई है। सुनील कनौजिया ने 25 मार्च को अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और जिसके बाद उसका कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। कमरे में टंकी के पाइप पर सुनील कनौजिया की पीली जीन्स और काली शर्ट पर खून के धब्बों के अलावा कोई साक्ष्य नहीं मिला। इस पर एसएसपी कलानिधि नैथानी ने फॉरेंसिक टीम भेजकर जांच कराई। बेंजीटाइन टेस्ट में कमरे में रखे वाइपर, प्लास्टिक के टब, स्टील के मग और फर्श पर खून के धब्बे नजर आने लगे। फॉरेंसिक जांच में सुनील कनौजिया की जीन्स और टी शर्ट पर मिले खून के धब्बों में भारती पांडे के ब्लड सेल्स मिलने की पुष्टि हुई। हालांकि सुनील कनौजिया ने पूरा कमरा साफ कर दिया था, लेकिन बेंजीटाइन टेस्ट की वजह से खून के धब्बे मिल चुके थे। पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने इस बीच विधि विश्वविद्यालय की तरफ जाने वाले विभिन्न मार्गों के सीसीटीवी कैमरों के 22 मार्च की शाम से 23 मार्च की सुबह तक की फुटेज खंगाले, लेकिन सुनील या अन्य कोई संदिग्ध नज़र नहीं आया। एक फुटेज में बैग लादे एक युवक दिखा भी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। इस पर पुलिस अधीक्षक नगर पूर्वी का कहना है कि मार्ग से गुजरे एक ऑटो को संदेह के घेरे में लिया गया है। आशंका है कि सुनील 22 मार्च की रात ऑटो या किसी अन्य वाहन से भारती पांडे के हाथ, पैर व सिर से भरा बैग लेकर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के सामने उतरा होगा और वहां बैग को छोड़कर चला गया होगा। भारती पांडे का मोबाइल 22 मार्च को बंद हुआ। इसके अगले दिन कृष्णानगर इलाके में बैग में महिला के शरीर के टुकड़े और 24 मार्च को पारा इलाके में बोरी में धड़ बरामद होने की खबर विभिन्न अखबारों में छपी, टीवी चैनलों के साथ सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, लेकिन भारती पांडे के किसी भी दोस्त ने उसकी सुध नहीं ली। पुलिस कर्मियों ने उसके हाथ व चेहरे की फ़ोटो लेकर कांसीराम कॉलोनी के लोगों से संपर्क किया, पोस्टर लगवाए, लेकिन उसे किसी ने नहीं पहचाना। न भारती पांडे के लापता होने की जानकारी पुलिस को दी। भारती पांडे का जेठ बाबूलाल कनौजिया भी चुप्पी साधे रहा। सुनील कनौजिया के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालने पर पुलिस को पता चला कि उसने 25 मार्च को अपने भाई बाबूलाल कनौजिया से बात करने की कोशिश भी की थी और इसके बाद बात करने के बाद फ़ोन बंद कर दिया था। इस पर पुलिस ने बाबूलाल कनौजिया से कड़ाई से पूछताछ की। तब खुलासा हुआ कि भारती पांडे की अन्य युवकों से दोस्ती के चलते सुनील कनौजिया बेहद नाराज़ था। जब सुनील कनौजिया 24 मार्च को भाई के घर खाना खाने आया था, तब उसने पत्नी की हत्या की कोई जानकारी नहीं दी थी। सुनील कनौजिया ने 25 मार्च को बाबूलाल कनौजिया को फ़ोन किया था। उसने बताया, भाई मैंने अपनी पत्नी भारती पांडे की हत्या कर दी है और उसके शव को भी ठिकाने लगा दिया है। सुनील कनौजिया ने आगे कहा, अब वह खुद को ख़त्म करने जा रहा है। बाबूलाल कनौजिया ने बताया कि वह सुनील कनौजिया से कुछ कहता, इससे पहले ही सुनील कनौजिया ने फ़ोन काट दिया।
फिर उसने अपना फ़ोन भी बंद कर लिया। इसके बाद ही बाबूलाल कन्नौजिया ने पारा थाने में सुनील कन्नौजिया की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। भारती पांडे का मोबाइल 22 मार्च को बंद हुआ था और इसके अगले ही दिन कृष्णा नगर में बैग में उसकी लाश मिली थी। भारती पांडे की हत्या कर शव के टुकड़े करने के मामले में पुलिस आरोपी पति सुनील कन्नौजिया की लोकेशन का पता नहीं लगा पाई। हालांकि 25 मार्च के बाद से आरोपी का मोबाइल बंद था। इस मामले में पुलिस ने कई जगहों पर दबिश दी, लेकिन लापता कथित हत्यारे पति सुनील कन्नौजिया का कोई सुराग नहीं मिला। फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से सुनील की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इंस्पेक्टर कृष्णानगर दिनेश मिश्रा ने बताया कि छानबीन की जा रही है। महिला के जेठ बाबूलाल से कई चरणों में पूछताछ भी की गई है। कपड़ों की तरह प्रेमियों को बदलने वाली स्वार्थी भारती पांडे ने अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। उन्हें छोड़कर उसने अपने तीसरे प्रेमी के साथ शादी रचा ली, लेकिन जब चौथे प्रेमी से इश्क लड़ाने लगी तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके तीसरे पति ने उसकी हत्या कर उसकी लाश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी, और कहानी में अभी तक पति सुनील कन्नौजिया का कुछ भी पता नहीं है। तो दोस्तों कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का सिलसिला। तो मेरे पास आज जो पहला कमेंट आया है वो है बीवा भुल्लर जी का। बीवा भुल्लर जी कमेंट्स करते हैं, आई लव योर वॉइस, वेरी स्वीट। तो थैंक यू बीवा जी कि आपको वॉइस अच्छी लगती है। बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही सहयोग करते रहें, क्योंकि मेरा ये न्यू चैनल है और मुझे आप लोगों के सहयोग की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ ही मेरे पास मेल आया है राम गोपाल जी का, और ये मेल करते हैं पटना से। इन्होंने मेल किया है कि आज मेरा बर्थडे है और मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से आप मेरा बर्थडे विश करें। तो राम गोपाल जी तहे दिल से धन्यवाद, और सबसे पहले विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आपकी भगवान करे आपकी उम्र 100 साल तक रहे। तो चले दोस्तों, बस ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें, और आज के लिए इतना ही। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।